मैन छोड़ना आसान न था। पाल ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। इसने आंख मार कर कहा कि ये 1 अप्रैल का मजाक है। मैंने इसे बताया कि मैं संजीदा हूं। मुझे पावल की वो नसीहत याद थी कि किसी को नाराज न करना और न ही ये शक पैदा होने देना कि मैं अपने इकोनॉमिक हिटमैन के काम को बेनकाब कर सकता हूं। लेकिन मैंने ये भी वाजे किया कि मैं मैन का शुक्रगुजार हूं और अब मुझे आगे बढ़ना है। मैं हमेशा चाहता था कि इन लोगों के बारे में लिखूं जिनसे मैन ने मेरा तारुफ कराया था, लेकिन मुझे सियासत पर बात नहीं करनी थी। मैं सफ़र करना चाहता था और रिसालों के लिए लिखना चाहता था। मैंने किस्म खाई कि हर मौके पर कंपनी की तारीफ करूंगा और अपनी वफादारी जाहिर की। मैं इस वक्त जो कुछ कह रहा था इस पर यकीन भी करता था। मैं बस आज़ाद होना चाहता था, गुलामी छोड़ना चाहता था। आखिरकार पाल ने मान लिया। दूसरे सब लोग मुझे रोकने की कोशिश करते रहे। मुझे पागल कहा गया क्योंकि मैं उनकी याद दहानी कराता था कि मैं कितना कामयाब हूं। मुझे अंदाजा हुआ कि कोई भी ये तस्लीम नहीं करना चाहता कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपनी जिंदगी पर भी नजर डालनी पड़ती। अगर मैं पागल हूं तो वो महफूज है। मेरे होश व हवास कायम है तो फिर उनकी अक्ल पर सवाल उठता है। मेरे अमले का रद्द अमल बहुत तकलीफ दे था। मैं उन्हें छोड़कर जा रहा था और मेरा कोई जानशीन नहीं था, लेकिन मेरा फैसला पक्का था। मैंने बरसों की हिचकिचाहट के बाद मुकम्मल तौर पर नया आगाज करने का तहैया कर लिया था, लेकिन बात मेरी मर्जी के मुताबिक ना चली। मेरी नौकरी खत्म हो गई और मेरा स्टॉक कैश आउट मुकम्मल रिटायरमेंट के लिए काफी ना था, क्योंकि मैं मुकम्मल शराकतदार ना था। अगर मैं चंद साल और मैन में रहता तो शायद करोड़पति बन जाता, मगर अभी वो मंजिल दौर थी। बॉस्टन में सर्दी और बारिश का मौसम था। पाल पुर्डी ने फोन करके मिन्नत की कि दफ्तर आओ। इसने कहा कि उनके एक क्लाइंट ने धमकी दी है कि वो मुआहिदा मनसूख कर देंगे। उन्होंने हमें सिर्फ इसलिए रखा कि वो चाहते हैं कि आप उनके माहिर गवाह हों। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार जब पाल के सामने बैठा तो फैसला कर लिया। मैंने अपनी फीस बताई जो मैन की तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा थी। जब वो मान गया तो मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। चंद साल तक मुझे माहिर गवाह के तौर पर रखा गया ताकि बिजली की कंपनियों की तरफ से गवाही दूं कि उनके नए बिजली घरों की तामीर माशी तौर पर फायदेमंद है। पब्लिक सर्विस कंपनी ऑफ न्यू हैम्पशायर मेरे क्लाइंट्स में शामिल थी। मेरी जिम्मेदारी सीबरूक न्यूक्लियर पावर प्लांट को इक्तिसादी तौर पर दुरुस्त साबित करना थी। अगरचे मैं बड़ा रास्त शामिल न था, मगर लातीनी अमेरिका के हालात पर नजर रखता रहा। मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त था। मैं पावल से राब्ते में रहा और तेल की आलमी सियासत में हमारी दोस्ती को दोबारा जिंदा किया। रूलडोस आगे बढ़ रहा था। इसने इंतखाबी वादे संजीदगी से लिए और तेल कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाई। वो समझता था कि नहर पानामा के दोनों तरफ के अवाम महरूमी का शिकार हैं। इसे इस ताकतवर धारे का एहसास था जो दुनिया को एक आलमी सल्तनत में बदल सकता है और उसके मुल्क के शहरियों को सानवी हैसियत दे सकता है। मैं इसकी वाबस्तगी और गहरी बसीरत से मुतासिर हुआ। इसी दौरान अमेरिका में कार्टर सदारती इंतखाब रेगन से हार गया। ईरान में यरगमाली बहरान और पानामा कैनाल मुआहिदा बड़े अवामिल थे, मगर इससे भी बढ़कर यह हुआ कि एक ऐसा सदर जो अमेरिका को तेल पर इन्हिसार से आज़ाद करना चाहता था, इसकी जगह एक ऐसा सदर आया जो अमेरिका को फौजी ताकत के बिल बोते पर दुनिया की चोटी पर रखना चाहता था और दुनिया के हर कोने में तेल के ज़खायर पर कब्जा करना अपना मुकद्दर समझता था। जिस सदर ने व्हाइट हाउस पर सोलर पैनल लगाए थे, इसके बाद आने वाले ने फौरी तौर पर उन्हें हटा दिया। कार्टर का ख्वाब आज़ादी के एलामिये के ऐन मुताबिक था। आज इसे पुराना तस्वुर कहा जाता है। वो इन सदरात के दरमियान एक अजनबी सा लगता है। इसका नजरिया ये अलिफा एम्स की सोच से मुताबिकत नहीं रखता था। रेगन आलमी सल्तनत का अलंबरदार और कारपोरेट ताकतों का गुलाम था। ये मुनासिब लगा कि वो एक हॉलीवुड अदाकार था जो हमेशा फिल्मी सरमायादारों की हिदायत पर चलता रहा। अब वो बड़े कारपोरेट सीईओज़ और बैंक डायरेक्टर्स की खिदमत करता। वो इन मर्दों की मर्जी पर अमल करता जो बज़ाहिर उसके मातहत नजर आते थे, लेकिन दरअसल हुकूमत उन्हीं के हाथ में थी। नायब सदर जॉर्ज बुश, सेक्रेटरी खारजा जॉर्ज शल्स, सेक्रेटरी दिफा कैस्पर वाइनबर्गर, रिचर्ड चीनी और रॉबर्ट मैकनामारा जैसे लोग जो सब मशरिक वस्ती की जंगों से जुड़े थी। ये सब अमेरिका को दुनिया पर हावी देखना चाहते थे,
اور ایک ایسا عالمی تجارتی و بینکاری نظام چاہتے تھے جو امریکہ کو CEO کی طرح قابو دے۔ میں نے سوچا کہ یہ الفا ایمز کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں نے یہی وقت چھوڑنے کے لیے چنا، لیکن جتنا سوچتا اتنا ہی یقین ہوتا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ مجھے طویل علم آگ نتائج کا اندازہ نہ تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سلطنتیں ہمیشہ نہیں رہتی اور وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ رولڈوس جیسے لوگ امید کی کرن تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایکواڈور کا نیا صدر حالات کو سمجھتا ہے۔ اس نے کارٹر کی پاناما کینال پالیسی کی حمایت کی تھی۔ میں پہلے اعتماد تھا کہ رولڈوس نہیں گرے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی طاقت دوسرے رہنماؤں کے لیے مشل راہ بنے۔ رولڈوس کی حکومت نے نیا ہائیڈروکاربن قانون کانگریس میں پیش کیا۔ اس سے ملک کو تیل کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اثر و ترتیب دینے کا موقع ملا۔ اسے انقلابی اور کٹر قانون کہا گیا۔ اس کا اثر لاطینی امریکہ سے کہیں زیادہ دنیا بھر میں محسوس ہونا تھا۔ تیل کمپنیوں نے فوراً رد عمل دیا۔ لابسٹ اور پبلک ریلیشنز کے لوگ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے رولڈوس کو ولن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جیسے وہ کوئی کاسترو ہو، لیکن رولڈوس ڈرا نہیں۔ اس نے سیاست اور تیل کمپنیوں کی ملی بھگت پر کھل کر تنقید کی۔ اس نے سمر انسٹیٹیوٹ آف لسانیات پر الزام لگایا کہ وہ تیل کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہیں مقبدر کر دیا۔ ان مشینریوں کو نکالنے کے بعد رولڈوس نے تمام غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ مقامی عوام کے لیے منصوبے نہ لائیں تو انہیں بھی ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے دارالحکومت کے اٹالپا اسٹیڈیم میں ایک بڑا خطاب کیا اور پھر ملک کے جنوب میں ایک چھوٹے قصبے کا دورہ کرنے نکل گیا۔ وہ ایک خوفناک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ دنیا سکتے میں آ گئی۔ لاطینی امریکہ کے عوام غصے سے بھڑک اٹھے۔ پورے خطے کے اخبارات میں لکھا CIA کا قتل۔ بہت سی باتیں ان الزامات کو تقویت دیتی تھیں۔ افواہیں بڑھتی گئیں۔ کہا گیا کہ اسے قتل کی دھمکیاں ملی تھی، اس لیے وہ 2 جہازوں میں سفر کرتا تھا۔ ایک محافظ نے اسے آخری لمحے پر دھوکے سے نقلی جہاز پر بٹھا دیا۔ وہی دھماکے سے تباہ ہوا۔ یہ خبر امریکی پریس میں نہیں آئی۔ اوسوالدو ہورتادو ایکواڈور کا نیا صدر بنا۔ سمر انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو خاص ویزے مل گئے اور وہ دوبارہ ملک میں سرگرم ہو گئے۔ اس نے سال کے اختتام تک خلیج گواکیل اور ایمیزون بیسن میں غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے تیل کی کھدائی بڑھانے کا منصوبہ شروع کیا۔ رولڈوس کے تزویتی بیان میں عمر توریخوس نے اسے بھائی کہا۔ وہ اس کے قتل کے خوفناک خواب دیکھتا رہا اور خود کو آسمان سے گرتے ہوئے محسوس کرتا، اور وہ سچ نکلا۔